वेलकम टू आईबी कंटेंट शॉर्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये मार्कर है मेरे हाथ में और अगर हम इसे हाथ पे रखते हैं तो ये किसी फोर्स से मेरे हाथ को दबा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये मेरे हाथ को दबा रहा है और वो प्रॉपर्टी है मास। अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें तो कुछ इतना बड़ा है ये मार्कर, इस प्रॉपर्टी का नाम हम रखे हैं लेंथ। ऐसे ही कुछ और भी प्रॉपर्टी है हमारी दुनिया में, जैसे टेम्परेचर, टाइम, ये सब एक टाइप के क्वांटिटीज हैं। कुछ और भी क्वांटिटीज हैं, जैसे हम देख सकते हैं हैप्पीनेस और सैडनेस, फियर, ये सब भी एक क्वांटिटी है। अब इनमें और इनमें फर्क क्या है? जितने भी क्वांटिटीज मैंने लेफ्ट साइड में लिख रखा है, इन सारे क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, जबकि राइट साइड वाले क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जो कि ये हैं, इन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स में हमें सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना होता है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उनके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वैसा क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सके, उन्हें कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें मास, बात करते हैं इस मार्कर के मास के बारे में। क्या इस मार्कर के मास को इसके लेंथ से कोई मतलब है कि अगर इसका लेंथ ऐसा है तो मास चेंज होगा? इसके लेंथ को इसके मास से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटीज जैसे कि मास है, ये मास इंडिपेंडेंट है दूसरे क्वांटिटीज के, तो इसलिए ये मास होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। मास को किसी और क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता है, ये है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसलिए ये होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम क्या लिख सकते हैं? द क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी कौन होते हैं? तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो होते हैं जिन्हें दूसरे क्वांटिटीज का हेल्प चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी लिख रहे हैं तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल नहीं है। जो दूसरे पे डिपेंड करे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। आगे देखते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने हैं। तो आते हैं थर्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमें पता है ये वो क्वांटिटीज हैं जो इंडिपेंडेंट है, जिन्हें दूसरे क्वांटिटीज का हेल्प नहीं चाहिए होता है। तो इसमें सबसे पहले आता है मास। मास को किसी और फिजिकल क्वांटिटीज का जरूरत नहीं पड़ता है। और लेंथ, लेंथ को क्या मास से मतलब है, टाइम से मतलब है? नहीं मतलब है। तो ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट है। फिर टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात हमें याद रखना है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें दूसरों का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग मास पे। मास का एसआई यूनिट होता है केजी और सीजीएस यूनिट मास का होता है ग्राम। और एक नोटेशन असाइन करते हैं इसके लिए और वो है कैपिटल एम। मास को हम अब डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर और इसके लिए एक नोटेशन है कैपिटल एल। इसके बाद टाइम,
टाइम का एसआई यूनिट है सेकेंड, सीजीएस यूनिट भी है सेकेंड, और इसके लिए नोटेशन है टी। इसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, सीजीएस यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे हम नोटेशन दे सकते हैं कि या हम यूज कर सकते हैं थीटा, दोनों यूज कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए। इसके बाद आता है करंट, करंट का यूनिट है एसआई यूनिट एम्पियर, और सीजीएस यूनिट हमारे काम का फिलहाल नहीं है। इसके बाद नोटेशन, करंट का नोटेशन आई या ए, दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग करंट के नोटेशन के लिए। इसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला सीडी, सीजीएस यूनिट हमारे काम का नहीं है और नोटेशन हम लोग रखेंगे सीडी। इसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है मोल, सीजीएस यूनिट नहीं, और नोटेशन है MOL। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन्हें हमें याद रखना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। पहले इस टेबल में सिर्फ 5 थे, कुछ सालों के बाद एसआई के कॉन्फ्रेंस के बाद, सिस्टम इंटरनेशनल के कॉन्फ्रेंस के बाद 2 क्वांटिटीज बाद में ऐड किए गए थे इस टेबल में। पहले ये टेबल 5 तक था, फिर लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बाद में ऐड किया गया था। तो ये 7 क्वांटिटीज हैं जो हमें याद रखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज में। नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, इसके बाद आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि हमें पता है डिराइव्ड क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या है, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज और अदर फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल जैसे हम ले सकते हैं वेलोसिटी को। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वेलोसिटी। जैसा हमने देख रखा है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखें डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पे, क्या है वो, लेंथ। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसे हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का है सेकंड। तो इसे हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हमें पता है यूनिट मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी और टाइम, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम पे। अब बात करते हैं एरिया का। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। अब लेंथ इनटू विड्थ, क्या लेंथ और विड्थ अलग है, अलग फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं, लेंथ और विड्थ दोनों क्या है, लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर किसी सर्टेन डायरेक्शन में हम लेंथ को मेजर कर रहे होंगे तो उसे हम नाम दे देते हैं लेंथ। अगर दूसरे डायरेक्शन में उसको मेजर कर रहे होंगे तो हम उसे बोल देंगे विड्थ। दोनों किस फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। और इसका यूनिट अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इसके बाद अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम भी हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और इसका यूनिट है मीटर क्यूब। अब अगर हम फोर्स का बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है यूनिट फोर्स का
और इसी यूनिट को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे बढ़ते हैं डायमेंशन के तरफ। नेक्स्ट डायमेंशन। डायमेंशन हम लोग यूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के नोटेशन के टर्म में लिखते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल क्या है, हमने देख रखा है अभी एग्जाम्पल में हमने देखा था वेलोसिटी को। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का अगर हम नोटेशन यूज करें, डिस्प्लेसमेंट है क्या? डिस्प्लेसमेंट है लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट में हम किसका नोटेशन यूज कर रहे होंगे? लेंथ का। लेंथ का नोटेशन क्या था? एल। लेंथ का नोटेशन था एल। और टाइम का नोटेशन क्या था? टी। तो इस अकॉर्डिंग से हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1। बहुत से जगह इसे ऐसे भी लिखा जाता है m0 L1 t माइनस 1। दोनों एक ही चीज है। अब जैसे हम लोग नोटेशन का एक टेबल बनाए थे, मास का नोटेशन m, तो मास का डायमेंशन m। जो नोटेशन हमने लिखा था वही डायमेंशन हो जाएगा। मास का m, लेंथ का l, टाइम का t, टेम्परेचर का k या थीटा, करंट का I या A, और लुमिनस इंटेंसिटी का CD, और मोल ऑफ सब्सटेंस का MOL। ये नोटेशन है। और अब हमें सारे फिजिकल क्वांटिटीज को इसी 7 नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहला एग्जांपल जो हमने बनाया है वो है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन आया है LT माइनस 1, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L1 t माइनस 1। इसके आगे वेलोसिटी के बाद देखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन हमने निकाल कर रखा है LT माइनस 1, तो ये होगा LT माइनस 1 डिवाइडेड बाई टाइम, तो T। ये T भी ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा LT माइनस 2, और इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और बहुत जगह हमें ऐसे भी दिखेगा m0 L1 t माइनस 2। ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशन। इसके बाद हम लोग आते हैं फोर्स पे। फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन m और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l t माइनस 2। साथ में हो गया mlt माइनस 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L1 t माइनस 2। इसके बाद आते हैं फोर्स के बाद वर्क पे आते हैं। वर्क का डायमेंशन, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन हमने लिखा है m l t माइनस 2, ये है फोर्स का डायमेंशन, और s है डिस्प्लेसमेंट, तो इनटू l, और ये हो गया m l2 t माइनस 2। ये है डायमेंशन वर्क का। तो वर्क तक आ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एनर्जी के डायमेंशन पे। एनर्जी ENER। एनर्जी, एनर्जी बहुत टाइप के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, लेकिन सभी एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है। सभी एनर्जी का डायमेंशन, अगर हम किसी एक को उठा लेते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी mgh लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो इसका डायमेंशन आएगा मास का m, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा l t माइनस 2, और h हाइट। हाइट का मतलब लेंथ, तो फिर से l, और ये आएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। अब एनर्जी का डायमेंशन आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन सभी एनर्जी का डायमेंशन सेम रहता है। सभी एनर्जी का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। अब एक और यूज करते हैं थोड़ा सा हार्ड, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। अब जूल क्या है? जूल है एनर्जी का यूनिट। इसका मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन वही होगा जो जूल अपॉन टेम्परेचर। जूल क्या है? एनर्जी। तो इसका डायमेंशन एनर्जी के डायमेंशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर के डायमेंशन के बराबर होगा। तो ये है जूल का m L स्क्वायर T माइनस 2 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम K भी यूज कर सकते हैं, थीटा भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे आया थीटा। अब इसका डायमेंशन हो गया m L स्क्वायर T माइनस 2 थीटा माइनस 1। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। ऐसे ही हम फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन लिख सकते हैं। हमें सीखना है कि अगर हमें फॉर्मूला पता हो तो क्या हम उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं, बस हमें ये सीखना होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि डायमेंशन जब पढ़ रहे हैं तो इनका यूज क्या है, क्यों हम लोग इसे यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि यूज क्या करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। किसका एप्लीकेशन क्या है? तो इनके 3 एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग पहले पढ़ते हैं और फर्स्ट एप्लीकेशन है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इट इज होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसके अकॉर्डिंग हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वालिटी ऑपरेशन सिर्फ सेम डायमेंशन में करते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड इक्वालिटी ऑपरेशन मतलब इक्वल टू आर डन इन सेम डायमेंशन। आर डन इन सेम डायमेंशन। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 मीटर प्लस 2 सेकेंड, क्या ये पॉसिबल है? धरती पर बैठा कोई भी इंसान ये काम नहीं कर पाएगा। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? यहां क्या है 2 मीटर और यहां क्या है सेकेंड। दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है, ये ऐड नहीं हो सकता। ऐड सिर्फ सेम डायमेंशन में होता है। जैसे 2 मीटर को हम ऐड कर सकते हैं 3 मीटर में, और इज इक्वल टू के बाद हमें क्या मिलता है? इज इक्वल टू के बाद भी हमें सेम डायमेंशन मिलेगा कि डिफरेंट? हमें मिलेगा 5 मीटर और ये तीनों का डायमेंशन सेम होता है। तो एडिशन कहां करते हैं? सेम डायमेंशन में। और इज इक्वल टू के बाद भी हमें क्या मिलता है? सेम डायमेंशन। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वालिटी ऑपरेशन सिर्फ सेम डायमेंशन में होंगे, डिफरेंट डायमेंशन में नहीं होंगे। तो डिफरेंट डायमेंशन में क्या हो सकता है? डिफरेंट डायमेंशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी डन in different dimension. In different dimension. हमने एग्जांपल तो देख लिया पॉजिटिव का, एडिशन का और इक्वल टू। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। जैसे हम लिख सकते हैं 2 मीटर अपॉन 2 सेकेंड। क्या ये डिवीजन पॉसिबल है? अगर डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? तो 2 डिवाइडेड बाई 2 तो हो गया 1, मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड होगा मीटर पर सेकेंड। ये तो पॉसिबल है, यही तो है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही आता है वेलोसिटी। तो डिवीजन तो पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अब अगर हमें वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 सेकेंड से, तो हमें क्या मिलेगा? 2 into 3 6,
सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ मीटर। तो हमने देखा कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन और इक्वालिटी ऑपरेशन सिर्फ सेम डायमेंशन में होता है। इक्वल टू के बाद भी डायमेंशन सेम आना चाहिए, जो इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है वही इज इक्वल टू के राइट साइड में भी डायमेंशन आना चाहिए। जबकि हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट डायमेंशन में कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसा न्यूमेरिकल अप्रोच आएगा इस वाले प्रॉपर्टी में। तो बढ़ते हैं टाइप 1 न्यूमेरिकल अप्रोच। टाइप 1, अब टाइप 1 में क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन होता है G इज इक्वल F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे F है फोर्स, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m है मास और r है रेडियस। अब इन सब में मान लेते हैं हमें G का डायमेंशन निकालना है। इस कैपिटल G का हमें डायमेंशन निकालना है, बाकी का डायमेंशन पता हो लेकिन G का अगर हमें निकालना हो तो हमें दिख रहा है इज इक्वल टू, और हमें पता है इज इक्वल टू के दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ G इंटू डायमेंशन ऑफ, ये m1 इंटू m2 है क्या? क्या हम इसे मास का स्क्वायर लिख सकते हैं? मतलब m स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। अब देखते हैं इस G का डायमेंशन किसके बराबर है। R को इधर ले आते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ मास का स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल G। अगर हमें कैपिटल G का डायमेंशन नहीं पता हो तो हम ये रिलेशन यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे अब देखते हैं, डायमेंशन ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू, सबसे पहला है डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन होता है mL-T-2। इसके बाद इसके आगे है रेडियस का स्क्वायर, तो यूज करेंगे L स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे है मास का स्क्वायर दैट मींस m स्क्वायर। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m ऊपर जाके हो जाएगा m-2 और आया m-1 L पावर 2 और पावर 1 तो L क्यूब T-2। ये है डायमेंशन कैपिटल G का, जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी है। इसके बाद मान लेते हैं अब टाइप 2 इक्वेशन। टाइप 2 में क्वेश्चन कैसे पूछे होंगे? टाइप 2 में पूछे होंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टाइम प्लस b इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें v है वेलोसिटी, t है टाइम और x है डिस्प्लेसमेंट। और हमसे पूछा गया होगा कि डायमेंशन a का क्या है और p का क्या है। तो डायमेंशन ऑफ a क्या होगा और डायमेंशन ऑफ b क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। अब जो हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है कि एडिशन सेम डायमेंशन में होता है। इसका ये मतलब हुआ कि AT का डायमेंशन बराबर है BX के डायमेंशन के, और क्या इज इक्वल टू के तरफ भी सेम डायमेंशन होता है। इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है। अब हम लोग खेलेंगे कंपेयर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन, AT का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन लिख सकते हैं L-T-1 इज इक्वल टू A का डायमेंशन A और T का डायमेंशन हो गया T। अब ये T जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगा T-1, तो L
t माइनस वन इंटू ये t गया t माइनस वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a का डायमेंशन आ गया l t माइनस टू। इसके बाद हम लोग निकालते हैं b का डायमेंशन। अब b के डायमेंशन को हम इक्वल करेंगे v के डायमेंशन के, वेलोसिटी के डायमेंशन के। अब वापस से कंपेयर खेलते हुए इसमें वेलोसिटी का डायमेंशन है l t माइनस वन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b और x का डायमेंशन है l। ये l सेम पावर कैंसिल, तो b का डायमेंशन आया t माइनस वन। अब हमें मिल गया a का डायमेंशन और b का डायमेंशन। ये है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिमाग में याद रखना है जब हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहला चीज होता है कांस्टेंट। सभी कांस्टेंट नहीं, जैसे 1 2 3 मतलब नंबर, एंड पाई आर डायमेंशनलेस। बच्चे सिर्फ ये याद करके रख लेते हैं कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। सभी कांस्टेंट नहीं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब सभी कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। तो कौन होते हैं? नंबर और पाई। दूसरा फंक्शन, जैसे कि फंक्शन लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब भी डायमेंशनलेस होते हैं। अब तीसरा पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है पावर। पावर में भी अगर कुछ लिखा है तो वो डायमेंशनलेस होंगे। पावर्स आर डायमेंशनलेस। अब जैसे पावर में है क्या, अगर e का पावर दिया है अल्फा इंटू टी, तो इसमें पावर में कौन है? अल्फा और टी है। तो पावर में जो एक साथ लिखे हैं अल्फा टी, ये क्या होंगे? डायमेंशनलेस होंगे। अब डायमेंशनलेस लिखने का मतलब क्या इनका डायमेंशन इज इक्वल टू 0 लिखें या 1 लिखें? तो 1 लिखते हैं। इनका डायमेंशन इज इक्वल टू 1। डायमेंशनलेस का मतलब डायमेंशन इज इक्वल टू 1। तो अल्फा का डायमेंशन क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी का डायमेंशन। तो अल्फा का डायमेंशन आएगा t माइनस 1। अल्फा का डायमेंशन हो गया t माइनस 1। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। सेकेंड डिराइव कर रहे होंगे। टू डिराइव फिजिकल रिलेशन if dependent are known। if dependent are known। और इस वाले एप्लीकेशन को सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन से समझने का। इस पर हम बना रहे हैं एक क्वेश्चन जिसमें दिया रखा है if time period depends on length and acceleration due to gravity, if time period depends on length and acceleration due to gravity g, then find expression
फॉर टाइम पीरियड, और इसे डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, मतलब प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें यूज करना है कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू के एल और g। अब हमें लिखना है कि हो सकता है ये टाइम पीरियड लेंथ के पावर a पे डिपेंड कर रहा हो और g के पावर b पे डिपेंड कर रहा हो, कि हमें l को a पावर तक रेज करना है और g को b पावर तक रेज करना है, जहां k है एक कांस्टेंट। अब जब हमने इज इक्वल टू लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और इस कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। तो हमें लिखना है इस टाइम का डायमेंशन, जो कि होगा m0, क्योंकि m है नहीं, l0 t1 इज इक्वल टू किसका डायमेंशन k का लिखे या नहीं लिखे, नहीं लिखेंगे, कांस्टेंट लिए हमने खुद से रखा है। l का डायमेंशन क्या है, l पावर में a, और g क्या है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी l, t-2 पावर आएगा p। अब इन्हें हमें कंपेयर करना होगा, तो इधर हम लिख सकते हैं m0 l0 t⁻1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में m नहीं है, सीधा l है, तो l का टोटल पावर क्या है, l का टोटल पावर है यहां पर a और यहां पर b, तो l का पावर a प्लस b। इसके बाद आते हैं टाइम के पावर पे, तो t है -2b। इसके बाद अगर डायमेंशन सेम है तो दोनों का पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम पहले कंपेयर करेंगे टाइम के पावर को, क्योंकि डायमेंशन इक्वल है तो इनका पावर भी सेम होना चाहिए। तो इधर टाइम का पावर है -2b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड टाइम का पावर है 1, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -1/2। अब लेंथ का पावर इधर है राइट हैंड साइड a प्लस b, और इधर लेफ्ट हैंड साइड है 0, तो हम लिख सकते हैं l का पावर a प्लस b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड l का पावर 0, b का पावर है -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a का पावर आएगा प्लस में 1/2। अब इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k l टू द पावर a g टू द पावर b, तो t इज इक्वल टू k l का पावर a क्या है 1/2 और g का पावर -1/2। अब इसे एक साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k l का पावर +1/2 और g का -1/2। इसका मतलब l न्यूमरेटर और g डिनोमिनेटर में है, और दोनों का पावर 1/2 का मतलब ये कहां है, अंडर रूट के अंदर। अब k क्या है, k है कांस्टेंट, और ये हम लोग डायमेंशन से इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली आता है। इस k का वैल्यू होता है 2π, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाला जा सकता है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π √L/g। ये है टाइम पीरियड एक पेंडुलम का, जिसमें हमने L और G डायमेंशनल एनालिसिस करके निकाल लिया, लेकिन कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये वैल्यू डायमेंशनलेस है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब ये था सेकेंड एप्लीकेशन। अब आते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन फ्रॉम one system of unit to another system, one system to another system।
अब जैसे वन सिस्टम ऑफ यूनिट को हम ले सकते हैं एसआई सिस्टम और दूसरा ले सकते हैं सीजीएस सिस्टम। अब अगर हम कन्वर्ट कर रहे होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो क्या डायमेंशन सेम होगा या अलग होगा? जैसे एनर्जी, अगर एनर्जी को हम एसआई यूनिट में लिख रहे होंगे तो क्या उसे कन्वर्ट कर रहे होंगे सीजीएस में, तो क्या उसका डायमेंशन चेंज हो रहा होगा? नहीं चेंज हो रहा होगा। सभी एनर्जी का डायमेंशन सेम रहता है। अगर हम उनका यूनिट भी कन्वर्ट कर रहे हो तो उनका डायमेंशन चेंज नहीं होता है। अगर किसी सिस्टम ऑफ यूनिट में मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं n1, मान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड एक सिस्टम ऑफ यूनिट में n1 है और यूनिट है u1। अगर हम इसे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड n2 और यूनिट u2 हो जाएगा। इज इक्वल टू का मतलब है कि दोनों तरफ डायमेंशन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। हम यूनिट चेंज कर सकते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होगा। यही है तीसरा एप्लीकेशन और इसको यूज करके फिर से हम एक क्वेश्चन से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हम लोग बहुत यूज करते हैं काइनेमैटिक्स में उसे निकालते हैं। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। अब इसे, क्या ये वन सिस्टम ऑफ यूनिट है किलोमीटर इनटू आवर, क्या हमें दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में? क्या इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए या डिफरेंट? सेम होना चाहिए। अब यहां हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट पे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 पे। तो n1 हमारा क्या है 1 किलोमीटर और यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर आवर -1 डिनोमिनेटर में है तो हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर आवर -1 इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। हमें यूनिट तो पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं n2 और यूनिट है मीटर पर सेकेंड को लिख सकते हैं सेकेंड -1। अब n2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 1। इस पूरे को न्यूमरेटर में लिखेंगे और इन दोनों यूनिट को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो ये सारे यूनिट मीटर पर सेकेंड में दिखाई देने चाहिए। सबको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर और सेकेंड में। तो किलोमीटर को चेंज करते हैं, किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन मीटर n2। आवर और सेकेंड -1 तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में लिख दिया सेकेंड और नीचे लिख दिए आवर। यहां मीटर और मीटर कैंसिल। अब इसके आगे लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 1 into 1000 into सेकेंड अपॉन आवर। आवर को हमें सेकेंड में चेंज करना है, तो 3600 सेकेंड। सेकेंड और सेकेंड कैंसिल, 20 खत्म। अब ये हो गया 5 और ये हो गया 18। तो हम लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 18। अब फाइनली 1 किलोमीटर पर आवर को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड। इसे हम बहुत यूज कर रहे होंगे काइनेमैटिक्स में। हम लोग इसे बहुत यूज करते हैं काइनेमैटिक्स में, ये बहुत यूज आता है। जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होता है मीटर पर सेकेंड से, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 अपॉन 18 से। तो ये था 3 एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। जैसे जब हमने डिराइव किया था टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन, तो हमें मिला था एक कांस्टेंट जो कि था 2 पाई, जिसे हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर पाए थे। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमें डायमेंशनलेस कांस्टेंट के बारे में नहीं बता पाता है।
दूसरा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा होगा, जैसे हमने उसे डिपेंड कराया था टाइम पीरियड को लेंथ और ग्रेविटी, अगर ऐसे 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी हो जाए तो डायमेंशनल एनालिसिस उनके बारे में हमें नहीं बता पाएगा। और इसके बाद और भी डायमेंशनल लेस फिजिकल क्वांटिटी थे, साइन, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सब अगर कोई डायमेंशन लेस फिजिकल फंक्शन है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसे हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव नहीं कर सकते। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।